बार बार पैसों की हानि हो जाना या फिर बिजनेस में लॉस होना या घर में अचानक से किसी का बीमार हो जाना, क्या ये सब भी काला जादू की वजह से हो सकता है? काला जादू आर्थिक, मानसिक और शारीरिक। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक होगा तो सबसे पहले उसकी बॉडी की तासीर बदलेगी। बाल झड़ने लगेंगे, आंखों के नीचे कालापन आने लगेगा, आंखें अलग ही तरह की आपको समझ में आएंगी। और हम उसको लांघ देते हैं, जैसे कभी नींबू मिर्ची है या कभी कोई चीज़ है, तो हमारी मम्मियों ने सिखाया कि अगर आप एकदम से उसको क्रॉस कर गए या आपकी एक्सेप्टेंस के बिना आपके साथ नहीं आएंगी, या हम इंसान हैं जिनके कोई नियम कायदे नहीं है, इनकी दुनिया के अपने बहुत नियम कायदे हैं, ऐसे अच्छे लोगों को अपॉइंट करके रखा जाता जो ये क्रियाएं करना जानते हैं, जिनके पास ये विद्या है, जो इस विद्या से कर्म कर सकते हैं। फिर देखिए होता है कि नहीं होता, नहीं होता तो मेरा गला काट दीजिएगा, और इससे बड़ी बात क्या बोलूं, मुझे फांसी पर टंगा दीजिएगा। नहीं हो तो इनके पास ये नहीं है, इन ज्योतिषों को कुछ नहीं आता। अरे तो आप एक टीम गठित करिए ना, आप एक टीम बैठाइए। सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है एस्ट्रोलॉजी आज की डेट में। लोग अपनी नौकरियां छोड़ छोड़कर एस्ट्रोलॉजी करने बैठ गए। गालियां देना या उनको बुरा कहना, ये एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, ये फलाना नहीं है, ये ढिमकाना नहीं है। अगर आपको लगता है कि मार्केट में इतना सब गलत हो रहा है और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जैसा एक बहुत अहम विषय जो है बर्बाद किया जा रहा है, ज्योतिष जैसी विद्या जो है जिसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा, दुरुपयोग हो रहा है, तो जिस तरीके से सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उस तरीके से आप एक केंद्र क्यों नहीं बना देते जहां पर सरकारी एस्ट्रोलॉजर्स भी हों। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का सत्संग सीरीज में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज सत्संग सीरीज में जिनकी संगति हमें मिली है बहुत ज्यादा फेमस है, उनका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ संगति दे रही हैं अपनी। उनका नाम है एस्ट्रोलॉजर त्रिशाला चतुर्वेदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जैसा मैंने कहा कि सत्संग में आपकी संगति मिली है हमें, आज आपकी ज्योतिष से जुड़ी हुई आपका ज्ञान और जितना भी आपने लोगों की लाइफ में क्लैरिटी दी है, लोगों की लाइफ को चेंज किया है, हम सब लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले, क्योंकि जब भी आपको कि आप इतनी फेमस हैं, जितने सारे लोग देखेंगे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो मैं भी वहीं से शुरुआत करती हूँ कि क्या जो ये ब्लैक मैजिक की इतनी बातें होती हैं, क्या ये सच में ऐसा होता है? सच में ब्लैक मैजिक वाली चीज काम करती है या ये सिर्फ लोगों का भ्रम है? देखिए नेहा जी, भ्रम कुछ नहीं है। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो ज्ञान है, हमारे धर्म के अंदर जिन चीज़ों के ऊपर रिसर्च की गई है, सर्चिंग की गई है, रिसर्च तो बाद में की गई है, सर्चिंग जिन चीज़ों की गई है, उनके अंदर एक हमारा विषय आता है, विशेष होता है। वो विषय विशेष हमारा है तंत्र। इस तंत्र में जब हम बात करते हैं अलग अलग शक्तियों के रूप की, अलग अलग देवी शक्ति प्राप्त करने की, तो वहां पर एक चैप्टर उसके अंदर ब्लैक मैजिक भी होता है, काला जादू। काला जादू क्यों? क्योंकि ये एक डार्क साइड है। ये वो साइड है जिसके अंदर हम तंत्र को बहुत ही गंभीर रूप से गहराई में जाकर, काले में जाकर देखते हैं, ब्लैक में जाकर देखते हैं, ब्लैक साइड में जाकर देखते हैं। तो ये चीज बुरी नहीं है, अच्छी है। लेकिन जब कहते हैं ना कि लोगों के पास में शक्तियां आने लगती हैं, आपके पास में आज पैसा नहीं है तो आप सोचोगे अच्छा मेरे पास में 10,000 रुपये आएंगे ना, तो मैं सबसे पहले जाऊंगी अपने ऊपर थोड़ी सी ग्रूमिंग कराऊंगी, मैं बढ़िया से अपना हेयर स्टाइल करवाऊंगी, मैं थोड़ा सा अपने आप को फिट फैट करूंगी और फिर उसके बाद में मैं अपने लिए नए कपड़े खरीदूंगी। वही 10 जब आपका लाख हो जाएगा ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई होगी। मैं कपड़े भी खरीदूंगी लेकिन साथ में थोड़ी सी ज्वेलरी भी लूंगी। वो लाख जब 10 लाख हो जाएगा तो आपको लगेगा एक आईफोन भी लूंगी, साथ में एक गाड़ी भी लूंगी। आपका स्टेटस बढ़ता चला जाता है जैसा आप कमाने लगते हैं। और ये इंसान का सबसे बड़ा भ्रम है, ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तंत्र का भी यही हाल है और ब्लैक मैजिक का भी यही हाल है। इंसान जब किसी तरीके से ज्यादा अपने एफर्ट्स लगाकर, अपनी शक्तियां लगाकर अर्न करने लगता है, जब चीजों को प्राप्त करने लगता है, तो उसके अंदर एक
जिज्ञासा जागती है। उसके अंदर अंदर से एक जिसे कहते हैं ना तिलमिलाहट जागती है कि अब मैं लोगों को कैसे दिखाऊं कि मेरे पास ये है। तो जब अच्छा अर्न करने लगता है, अच्छी कंपनी में होता है, अच्छी जॉब पे होता है, तो वो कैसे दिखाता है? अपने ड्रेसिंग स्टाइल से, गाड़ी खरीद के, आईफोन खरीद के, नई नई ज्वेलरीज पहन के, कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास बहुत कुछ है। तंत्र के अंदर जब लोग शक्तियों को अपने साथ अर्जित करने लगते हैं, जब उनके पास एक सेविंग होने लगती है ऊर्जाओं की, जब उनके पास विद्याएं आने लगती हैं, जब वो कुछ सीखने लगते हैं, तो उनके अंदर से एक तिलमिलाहट आती है कि अब हम लोगों को बताएं कि हम कितने पावरफुल हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आप उनके पास परेशान होके जाएंगे, मैं इस चीज से ग्रस्त हूँ, मेरी जेठानी ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, अरे कुछ नहीं है, यूं चींटी की तरह रगड़ सकते हैं हम, मैं चाहूं तो 2 मिनट में तुम्हारी जेठानी को खत्म कर सकता हूं। पावर, वो शक्ति बाहर निकलने के लिए तैयार है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये मैं उस ब्लैक मैजिक को गलत रूप लेकर गलत तरीके से यूज करने पर मजबूर कर देती है। यही काम आता है आपका गुरु का आशीर्वाद, यही काम आता है धर्म का सही रास्ता, यही काम आता है आपके ईश्वर का सानिध्य, यही काम आती है आपकी भक्ति। तो यानी कि ब्लैक मैजिक भ्रम नहीं है, ये तो बहुत अच्छे से आपने समझा दिया। एक और चीज़ है कि अगर ब्लैक मैजिक है, नेगेटिव एनर्जी है, अगर सच में ये होता है, तो जब किसी पे इसका असर होता है, तो सबसे पहले साइंस कौन-कौन से होते हैं? क्या साइंस होते हैं उसके? अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक होगा तो सबसे पहले उसकी बॉडी की तासीर बदलेगी। जैसे कई लोग होते हैं ना, उन्हें हीट बहुत सताती है, उन्हें गर्मी बहुत लगती है, घर में घुसेंगे तुरंत कहेंगे पंखा चलाइए, घर में घुसेंगे बोलेंगे कूलर चलाइए, एसी चलाइए, बहुत गर्मी लग रही है। अरे नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर है, नहीं लग रहा कि पंखे की जरूरत है। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चलाओ। पंखा चलाएंगे, ऐसे व्यक्ति की बॉडी की तासीर बदल जाएगी। अगर उसे बहुत गर्मी लगती होगी तो उसे ठंड लगनी चालू हो जाएगी, अगर उसे ठंड लगती होगी तो उसे गर्मी लगनी चालू हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, वो अपने ओरिजिनल वर्जन से बदलने लगेगा। अगर ऐसा व्यक्ति दिन में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था, काम करता था, इधर से उधर आप 10 बार कहिए वो जाएगा आएगा, लेकर आएगा सामान, किसी चीज के लिए वो आपको मना नहीं करेगा, बार बार काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति आपको बहुत आलसी नजर आएगा। अपनी प्रवृत्ति से विपरीत आपको उसका नेचर समझ में आएगा। बाल झड़ने लगेंगे, आंखों के नीचे कालापन आने लगेगा, आंखें अलग ही तरह की आपको समझ में आएंगी। ऐसे व्यक्ति की आंखें आपको नॉर्मल नहीं लगेंगी, आंखें स्थिर नहीं रहेंगी, कभी वो इधर देखेगा, कभी इधर देखेगा, कभी इधर देखेगा, कभी ऊपर देखेगा, कभी नीचे देखेगा, कभी इधर। बात आपसे कर रही हूँ लेकिन दिमाग कहीं और है, देख कहीं और रही हूँ, चल कहीं और रही हूँ, कुछ और अंदर ही अंदर मेरे चल रहा है, महसूस हो रहा है मुझे, क्या पता नहीं। ऐसा व्यक्ति आपको स्थिर नहीं मिलेगा, अस्थिर मिलेगा। ये तो आपने एक इंसान की बात की। जैसे लोग कभी-कभी हम कहीं जाते हैं, अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड से हमारे पास कोई आए थे। उन्होंने बोला कि एक जगह हम जहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कहीं जब ठंडा होने की बात कर रहे थे कि कोई प्लेस पे अगर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है, तो वो स्थान बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई कि ठंड से इस नेगेटिव एनर्जी का क्या कनेक्शन है? मैंने कहा ना, टेम्परेचर चेंज कर देता है वो जगह। अगर आपकी वो जगह नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है तो वो नॉर्मल से शून्य में जाने लगती है, या फिर वहां पर एकदम से हीट बढ़ जाएगी। केवल ठंड लगना नहीं होता, वो उस चीज को बढ़ा भी सकता है। आप ऐसे हिल स्टेशन पे हैं जहां पर गर्मी होती ही नहीं है, हमेशा ठंडा माहौल रहेगा, लेकिन आपको अचानक से ऐसा लगेगा जैसे बहुत हीट है, बड़ा गर्म है, कहीं आग जल रही है, कहीं कुछ तपिश है। तो वो अपनी वहां का जो प्रकृति है, वहां का जो वातावरण है, उसके विपरीत जो काम होने लगेंगे तो आप समझ लीजिए यहाँ कुछ नेगेटिव है। अ, ये आजकल ना लोग जैसे कुछ भी हो जाता है उनकी लाइफ में तो ऐसे बोलते हैं काला जादू है या फिर किसी ने नज़र लगा दी है। बच्चे अचानक रोने लगते हैं तो घर में माएँ भी कहती हैं, "अरे! शायद किसी की नज़र लगी होगी, बच्चा इतना क्यूट है, किसी ने टोक दिया होगा।" तो
बड़ों का तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जो बच्चा घर में है, अभी न्यूली बॉर्न है, अभी हाल ही में पैदा हुआ है, वो अचानक रोता है और माँ को एक डर हो जाता है कि किसी ने नज़र लगाई है। कहने का मतलब ये है, क्या दूर बैठा इंसान वो नज़र लगा सकता है, या दूर बैठा इंसान फ़ोन पे टोक लगा सकता है, या नज़र लगाने के लिए, नेगेटिव एनर्जी देने के लिए सामने होना ज़रूरी है? नहीं, देखिए पहले तो आप ये बात समझिए, काला जादू और नज़र इसका आपस में कोई संबंध नहीं है। नज़र किसी भी चीज़ को लग सकती है, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सजीव ही हो, निर्जीव को भी लगती है। नज़र, अगर मेरी नज़र किसी चीज़ पर, लैंप पर है, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि कुछ हुआ, इसको हाथ लगा और ये लैंप टूट गया। नज़र गाड़ी को भी लगती है, नज़र फ़ोन को भी लगती है, नज़र घर को भी लगती है, इसीलिए नज़र का नज़र बट्टू घर के आगे लगाया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो ट्रक चलते हैं, वो लोग अपने ट्रक के आगे या बसेस जो होती हैं उसके आगे वो लोग एक नज़र का सिंबल लगाते हैं, नींबू मिर्ची टांगते हैं, क्योंकि वो उनका कमर्शियल काम है, उनसे उनको पैसा मिल रहा है कि हमें नज़र ना, हमारी चीज़ को नज़र ना लग जाए, हमारी ये चीज़ खराब ना हो जाए। ठीक है, ऑफिस के बाहर लगाते हैं, दुकानों के बाहर लगाते हैं, पानी के अंदर नींबू डाल के रखते हैं चेक करने के लिए कि कहीं हमारे यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रही है, यहाँ की नेगेटिविटी बढ़ तो नहीं रही है, इस वजह से कहीं हमारा काम प्रभावित तो नहीं हो रहा है। तो नज़र एक अलग चीज है, काला जादू एक अलग चीज है और तंत्र एक अलग चीज है। तीनों अलग-अलग ये हैं। 3 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इनको हम एक नहीं कर सकते। यानी नज़र जो है वो कहीं से भी बैठ के लग सकती है, या नज़र फिर किसी भी चीज से लग सकती है। सकती है। नज़र आपको, अगर किसी व्यक्ति ने, आपकी मेरी फोन पे बात हो रही है और आपने मुझसे यही भर कह दिया कि मैंने आपको कल देखा था, आपका एक वीडियो देखा था, बड़ा अच्छी लग रही थी, आपकी साड़ी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। पता चला कि 2 दिन बाद मैंने वो साड़ी खोली, उस साड़ी के अंदर कट है, कहाँ से आया कट पता नहीं, नज़र लग गई, वो साड़ी मेरी खराब हो गई। तो अच्छी नज़र, बुरी नज़र, ऐसा कुछ होता है कि अगर मैंने अच्छे से किसी को कहा या किसी ने मुझे बहुत अच्छे से तारीफ की, उसके दिल में मेरे लिए अच्छा है, तो क्या वो भी टोक लग जाएगी? देखिए नेहा जी, नजर लगना ये आपके ग्रहों को बताता है, नजर लगना आपके ऑरा को बताता है। आपका ऑरा वीक होगा तो अच्छी बात से भी कही गई बात वो टोक आपको खराब कर देगी। आपके ग्रह अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव साजिश कर रहे हैं, ग्रहों की साजिश होती है सब कुछ, सारी चीजें ग्रह ही मिलकर कर रहे होते हैं, आप चाहे इसको माने चाहे ना माने। लोग कहते हैं ज्योतिष कुछ नहीं होता, भाई ज्योतिष ही सब कुछ होता है। मेरा कल भी किसी के साथ एक पॉडकास्ट चल रहा था, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि ज्योतिष और विज्ञान आप इसको कैसे लेंगे, तो मैंने कहा विज्ञान तुम हो और ज्योतिष मैं हूं, तो मैं ये कहूंगी बच्चा है तू मेरा। धुरंधर 2 देख लिया आपने? तो बात यहां पर यही आती है, ज्योतिष आपको हर फील्ड में हर जगह पर काम करता हुआ दिखाई देगा। ग्रहों के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ग्रह आपके अच्छे नहीं होंगे, जन्म से आप चल भी नहीं पाएंगे। ग्रह आपके अच्छे नहीं होंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं होगी। ग्रह आपके ठीक नहीं होंगे, जन्म के साल भर के बाद उस बच्चे को चश्मा लग जाएगा। एक बच्चे को 70 साल की उम्र तक चश्मा नहीं लगेगा। एक ही घर के अंदर एक भाई बहुत क्रोधित है, उसे बड़ा गुस्सा आता है, वो हमेशा गुस्से में रहता है, उसे हर बात का गुस्सा है, वो हर बात पे अपने माँ बाप से कंप्लेन करता है। और एक भाई है जो अपने माँ बाप की हर बात में हाँ मिलाता है, वो बड़ा ही शांत है, कूल है, धार्मिक है, माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप को सम्मान देता है। एक ही माँ बाप के 2 बच्चों में इतना अंतर कैसे? और 2 बच्चे छोड़िए, मैं तो कहती हूँ 2 ट्विंस हैं आपके सामने, उनकी प्रवृत्ति बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष काम करता है ना, ग्रह नक्षत्र काम करते हैं ना। आप पिछले जन्म से वो आत्मा जो लेकर आई है, 2 शरीर है तो उस 2 शरीर के अंदर 2 ही आत्मा होंगी ना, चाहे वो ट्विंस ही क्यों नहीं है, लेकिन आत्मा तो 2 ही आ रही हैं। उन 2 आत्माओं के अपने अपने कर्म हैं जो वो लेकर आ रहे हैं साथ में, तो उसी तरह की उनकी प्रवृत्ति होगी, उसी तरह का उनका जीवन होगा, उसी तरह की उनकी सोच होगी, उसी तरह का उनका कर्म होगा, उसी तरह के उनके भाव होंगे, उसी तरह का उनका टेम्परामेंट होगा। तो नजर आपको आपके ग्रहों के द्वारा लगती है। राहु प्रभावित कर रहा है, नजर लगेगी ही लगेगी, आप कुछ मर्जी कर लीजिए। कुंडली के अंदर चंद्रमा राहु का संबंध है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, नजर में आप आओगे ही आओगे। चंद्रमा पीड़ित है, नजर आपको खाएगी खाएगी। अरे मैं आपको सिंपल सी एक बात बोलती हूँ नेहा जी, ना आपकी फोटो की जरूरत, ना आपकी किसी चीज की जरूरत। अगर सामने वाले व्यक्ति ने सिर्फ इतना ही कह दिया ना, नेहा नेहा तो बड़ी अच्छी लड़की है,
नेहा बड़ी इंटेलिजेंट है, तुम्हें पता नहीं है वो कितने कम समय में कितना ऊपर चली गई। दूसरे दिन पता लगा नेहा को बुखार चढ़ गया, नेहा घर में बैठ गई, काम ही नहीं कर पा रही। फिर वापस से जब 4-5 दिन बाद आपका ऑरा वापस से स्ट्रांग होगा, आप बैक टू पवेलियन अपने काम पर चले जाओगे। नजर इंस्टेंट इफेक्ट देती है और नजर लंबे समय तक भी इफेक्ट देती है। नजर आपको तुरंत भी असर दिखा देती है, नजर ऐसी भी होती है जो पत्थर को तोड़ देती है, नजर ऐसी है। तो नजर एक अलग चीज है जो आपके ऑरा पर, आपके ऊपर एक अलग तरीके से प्रभाव करती है। कोई आपको इंटेंशनली गलत नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी अगर उस समय आपके ग्रह नक्षत्र उस तरह के चल रहे हैं, आपका ऑरा कमजोर चल रहा है, आपका गण कमजोर है, तो वो चीज आपको प्रभावित, अच्छी चीज भी आपके लिए बुरा साबित करके चली जाएगी। कामदेव को जब कहा गया, समस्त देवी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि भगवान शिव को भाई आपको वापस से गृहस्थ में लाना पड़ेगा, आप ही केवल जरिया हो जो भगवान शिव के अंदर प्रेम जगा सकता है मां पार्वती के लिए। तो आप जाइए, अपना तीर लगाइए। और भगवान आपके तीर ने तो बड़े बड़े लोगों को जो है गृहस्थ के लिए मजबूर कर दिया। काम भावना उनके अंदर आ गई, आकर्षण आ गया, प्रेम आ गया। आप भी कुछ ऐसा करिए कि भगवान शिव जो है उनका आकर्षण जो है मां के प्रति आए, वो मां को प्रेम करने लगे, मां का वशीकरण उनके ऊपर चल जाए। आप कुछ ऐसा करिए, ऐसा तीर अपना चला कर आइए। कामदेव जी ने पहले मना किया, नहीं भगवान शिव ने बोले नहीं, देखिए इसी में ब्रह्मांड का फायदा है, प्रकृति का फायदा है, समस्त बच्चों का इसी में फायदा है। हम जीवन के अंदर आज जो कुछ भी कर पाते हैं मां पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से ही कर पाते हैं। और ये बात समस्त देवी देवता जानते थे कि अगर इन दोनों का मिलन नहीं हुआ तो जनजीवन कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो समस्त देवी देवता ये जानते थे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो नॉर्मल जो जीवन है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उन्होंने कामदेव को समझाया कि आप ही के भरोसे सब कुछ सही हो सकता है, आप ही उसके लिए अपना एफर्ट्स लगा सकते हो, क्योंकि हम सब तो हार गए, अब एक हमारी आखिरी उम्मीद आप ही बचे हो। उन्होंने अच्छे मन से, अच्छा सोचकर, सबकी हेल्प करने के लिए वो अपना कर्म करने गए। वही कर्म उनके लिए इतना विपरीत हो गया कि भगवान शिव ने उन्हें भस्म कर दिया। नजर भी ऐसी ही होती है, जब हमारा समय खराब होता है ना, तो किसी की अच्छे के लिए कही बात भी नजर के रूप में हमारे ऊपर इफेक्ट कर जाती है। इतनी जितने अच्छे तरीके से आपने समझाया, नज़र तो समझ, लेकिन लोगों के दिमाग में अब ये सवाल होगा कि बहुत सारे लोग तो अब कुंडली के बारे में नहीं जान पाएँगे, लेकिन ऐसी कोई आसान सा उपाय आप उनको बताइए। एक तो आपने जैसे कहा कि रोज़मर्रा के जीवन में लोगों को किसी की भी टोक लग जाती है, तो एक ऐसा कोई सिंपल सा डेली रिचुअल जो वो डेली कर सके, और एक अगर उनको लग रहा है, जो आपने सिम्पटम्स बताए या जो तरीका बताया कि हो सकता है कि आपको नज़र लगी हुई है, तो उस नज़र को दूर करने के लिए, यानी एक रोज़ जो कर सके, और एक किसी की लग रहा है, दिमाग में है कि किसी की टोक लग चुकी है, उस समय क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, हमारे शास्त्र ये कहते हैं, हमारा ज्योतिष ये कहता है कि नज़र, नेगेटिव एनर्जी और तंत्र, इसका सबसे गहन प्रभाव जो रहता है वो रहता है आपके पैरों पे। शनि कुंडली में ठीक नहीं होगा तो आप इन चीज़ों के कंट्रोल में आओगे ही आओगे। केवल एक शनि देव ही हैं जो आपको सेव करते हैं इस चीज़ से, उन्हीं का बस चलता है इन चीज़ों के ऊपर। आप अगर किसी भी तरीके से नज़र में हो, आप किसी भी तरीके से तंत्र में हो, काले जादू पे हो, तो वो चीज़ जाकर बैठती कहाँ है? वो चीज़ 3 जगह जाकर बैठती है। सबसे पहले बैठती है आपके मस्तिष्क पे, आपके दिमाग पे। दूसरी जो चीज़ जाके बैठती है वो बैठती है आपकी रीढ़ की हड्डी में, और तीसरा जाके बैठती है वो पैरों में। और वो रिलीज़ कहाँ से होती है? वो रिलीज़ होती है आपके पैरों से। इसीलिए हमें डे टू डे लाइफ के अंदर भी, वैसे तो ये हमारे पूर्वज भी समझाते थे, लेकिन हमें भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज के जेन ज़ी इसको जब तक रीज़न ना दो ना, जी। तो वो कुछ करने को तैयार नहीं है। हमारे पूर्वज इसीलिए जो नदियाँ होती थीं, बहता पानी होता था, उसके अंदर सुबह शाम जाकर नहाना सबसे ज़्यादा उपयोगी मानते थे। क्यों? क्योंकि वो ये कहते थे कि नाभि से नीचे का हिस्सा, जब आप जल में खड़े होकर नाभि से नीचे के हिस्से को जल में डुबोते हैं, तो आपकी बॉडी की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो रिलीज होती है, आपके पैरों से निकल जाती है। वही एक सबसे बड़ा माध्यम है। अब हम क्या करते हैं?
हम तो शावर लेते हैं, ऊपर से हमारे पानी आ रहा होता है और उसी पानी से हम नहाकर आ जाते हैं, हमारी बॉडी कहीं नहीं डूब रही। या फिर हम स्विमिंग पूल में जब होते हैं तो हमारी बॉडी डूबती है। अब यहाँ आपको क्या करना है, आपको हफ्ते में कम से कम 3 बार पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के आपको अपने पैरों को भिगोकर जरूर बैठना है। उसके बाद आपको अपने पैरों को अच्छी से क्लीन करना है और उस पर आपको हल्का सा तेल मालिश जरूर करनी है। रात्रि में सोने से पहले ये काम करके रखिए, नजर कभी आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगी। यानी हफ्ते में 3 बार आपको पानी में अपने पैरों को, ल्यूक वार्म वाटर या कुछ भी पानी चलेगा? हल्का गुनगुना गुनगुना पानी। हाँ उसमें आपको पैर डिप करके रखना है। हाँ। तो ये तो हो गया। कुछ ऐसा डेली बेसिस पे कुछ चैंटिंग या कोई आसान सी चीज, जैसे लोग काला धागा बांध लेते हैं हाँ जी या इविल आई अपने साथ कैरी करते हैं, बहुत जी। सारे आजकल तो आप देखेंगे जो जेंजी की हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग वो इविल आई पहनते हैं। तो क्या इस तरीके की चीजें हेल्प करेंगे? मैं देखिए थोड़ा सा चूंकि पुरानी उसकी हूं तो मैं आपको उसी तरह की चीज बताऊंगी। अगर आपको नजर दोष का ज्यादा इफेक्ट लगता है या आपको ऐसा लगता है कि नजर हमारे ऊपर ज्यादा प्रभावित करती है, तो आपको एक काला अकीक जरूर अपने साथ कैरी करना चाहिए या पहन के रखना चाहिए। काला अकीक नजर से सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, तंत्र से भी, काले जादू से भी काला अकीक आपको तुरंत प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, अगर आपकी कुंडली आपको सपोर्ट करती है तो आपको एक फिरोजा रत्न जरूर पहन कर रखना चाहिए, ये भी नजर से आपको बचाता है। हनुमान जी को स्पर्श किया हुआ काला धागा अपने उल्टे हाथ पे पहनिए, आप नजर से प्रोटेक्टेड रहेंगे। अच्छा, उल्टे हाथ में काला धागा हनुमान जी को टच करके आप पहन सकते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, आपको नजर कभी बाधित नहीं करेगी। तो ये बहुत ही आपकी मर्जी, अब आप इसमें से जो भी उपाय करना चाहें आप उपाय कर सकते हैं। नींबू मिर्ची वाला, जैसे मिर्ची हम जलाते हैं, छोटे बच्चे को नजर लग जाए, अगर किसी का छोटा बच्चा हो और उनके घर में और वो चाहते हो तो काला धागा बांध सकते हैं, या जो मिर्ची जलाते हैं वो भी कारगर हो सकती है। केवल मिर्ची नहीं होती हाँ। वो सूखी मिर्ची होती है, नमक होता है, राई होती है। उसे बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमा के फिर उसे जला दिया जाता है। तो आज आप लोगों ने सूखी मिर्ची भी कैसे जलानी है उसका भी सही तरीका जाना। तो ये तो हमने बात कर ली, क्योंकि आजकल ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना नज़र के बारे में। हम काला जादू पे आएंगे, लेकिन ये इसलिए मैंने थोड़ा सा नज़र के बारे में बात की क्योंकि आजकल हर दूसरा इंसान जो है, आप एक देखेंगे, एक तो इविल आई, कुछ भी होता है तो आजकल बच्चे कहते हैं थू थू नज़र लग गई है। तो ये चीज़ें टोक या टचवुड। टचवुड, ये मतलब लोग आजकल इस चीज़ में वापस से जा रहे हैं कि नज़र जी लगती है। तो जी। आपने आज बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि कैसे लगती है, क्यों लगती है अब और उसका यही क्या मैं आपको रेमेडी बहुत है। छोटी सी चीज बताती हूँ। जैसे हमारे यहाँ पर जब भी हम छोटी छोटी अपनी सनातन धर्म की चीजों के साथ चीजों को कनेक्ट करेंगे, तो आप ये देखिए, अब तो हमारे यहाँ कुछ भी जो है, हम कैसे भी लोहे के बेड्स पे भी सो जाते हैं। वरना आप देखिएगा, पहले जो हम लोग सोया करते थे, या तो हम जमीन पर सोते थे, धरती पर, या फिर हम लोग चारपाई पे सोते थे। तो वो चारपाई जो होती थी, उसके जो चारों पाए होते थे वो लकड़ी के बने होते थे। जो जेंजीज आज ये कहता है टचवुड, नजर ना लगे, टच वुड, आप वुड को टच करके आप अपनी नजर को उतारने की बात कर रहे हैं। बेसिकली लकड़ी के पायों से बनी हुई चारपाई पर सोने से आपको नेगेटिव एनर्जी उतनी इफेक्ट नहीं कर पाती, प्रोटेक्शन होती है वो एक तरीके से। यानी पाए लकड़ी के, तो आजकल तो बेड्स में वैसे लकड़ी वाली ही बेड। हाँ, पर आजकल रॉट-आयरन के लोग लगा लेते हैं। आजकल बहुत अलग अलग तरह के फैंसीज जो है वो बनवाते हैं, बेड्स बनवाते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, पर आप अगर हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से जाएं, उसके नीचे वो लोग जो चांदी का एक छोटा सा पतरा लगा लेते थे चारपाई के नीचे, या फिर कीलें लगती थी, ये सारी प्रोटेक्शन ही होती थी। हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बनाया जाता था। यानी आज से नहीं, बहुत पुराने समय से नज़र से दूर रहने के लिए लोग उपाय करते हैं। उपाय हमने बहुत सारे जान लिए हैं। अब आपकी जो भी मर्ज़ी हो, आप इन उपायों में से कर सकते हैं। आ जाते हैं वापस से हम काला जादू पे, ब्लैक मैजिक पे। जी। एक क्वेश्चन जो था मेरे दिमाग में आपसे बात करते-करते ये आया था कि जैसे हम बात कर रहे थे कि दूर से नज़र, वैसे ही क्या घर बैठे-बैठे, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि छिपकली की पूँछ चाहिए, बिल्ली के बाल चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए किसी पे काला जादू करने के लिए। तो क्या सच में कहीं दूर बैठ के इन सब चीज़ों का, इस तरीके की कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करके किसी पे हम ब्लैक मैजिक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 1000% कर सकते हैं। तो इसके लिए उनके बाल या कोई सामान चाहिए या फिर ऐसे ही बस इन सब करने चीज़ों वाले का? पे डिपेंड करता है उसको क्या चाहिए। अगर उसके पास में उसकी जो शिक्षा है, या उसके पास जो उसकी ज्ञान की जो पोटली है,
वो उतनी ही है जिसके अंदर उसको किसी विशेष वस्तु के साथ ही करना आता है तंत्र, तो वो वस्तु मांगेगा कि उसका कपड़ा ला दीजिए, उसका बाल ला दीजिए, उसका खाया हुआ अन्न का एक टुकड़ा ला दीजिए जो उसने छोड़ दिया हो खा के प्लेट के अंदर। इसीलिए हमारे यहाँ मना करते हैं, कभी भी अन्न नहीं छोड़ा जाता, वो किसी के हाथ लगे तो बहुत गंदी चीज़ होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेडीज़ के अंडरगारमेंट्स होते हैं, वो तुरंत इन चीज़ों के काम आ जाते हैं, छोटे बच्चों के कपड़े काम आ जाते हैं, है ना? तो उनको अगर विशेष कुछ चाहिए, फ़ोटो चाहिए आपकी, तो फ़ोटो उनको चाहिए तो चाहिए ही, वो उसी से करेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता, वो बिना उसके भी कर सकते हैं। तो ये ज्ञान पाने के लिए क्या बहुत सालों की तपस्या, सिद्धि या किसी तरीके की अलग कोई एक किताब है जो पढ़ते किसी हैं? को बर्बाद करने के लिए ऐसा ज्ञान पाना ही क्यों है? नहीं, जैसे अगर किसी को जानना है कि कुछ लोग अगर करते हैं, तो वो कौन-सा ज्ञान लेते हैं? कहाँ का ज्ञान लेते हैं? ये किस कहाँ पे कोई किताब है? हाँ, ऐसे गुरुओं के सानिध्य में जाते हैं जो उनको चीज़ें सिखाते हैं। अब पता नहीं, मैं किसी गुरु को भी ब्लेम नहीं करूँगी, क्या पता वो अच्छे के लिए सिखा रहे हो कि कोई परेशानी में हो तो उसकी मदद करने के लिए इस विद्या का यूज़ करना, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तुम ये काम करना। अब वो उसको यूज़ कहीं गलत तरीके से पैसों के लिए या अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए या व्हाटएवर किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो मैं नहीं कह सकती। पर ये चीज़ें सीखने के लिए हाँ, बल भी बहुत लगता है, तप भी बहुत लगता है, तपस्या भी बहुत करनी पड़ती है और समय तो देना ही पड़ता है। अभी हाल ही में एक वीडियो आई थी दिल्ली द्वारका में कुछ लोगों ने नोटिस किया कि एक महिला रोड पे सड़क पे कुछ नींबू मिर्ची से रोज रात को लाके रख देती थी, कुछ निशान बनाती थी। लोग बहुत सारे डर गए थे। उस वीडियो के नीचे कमेंट भी था कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस तरीके की चीज़ें डर क्रिएट करती हैं या ये चीज़ें गलत हैं, कि इससे बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। तो आपने एक जो चीज़ कही कि बहुत अच्छी है कि किस तरह वो विद्या अगर आपके पास है तो आप उसको अच्छी चीज़ों में प्रयोग लाएँ, गलत चीज़ों में ना लेकर आएँ। तो एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपने भी बताया ब्लैक मैजिक से नुकसान भी होता है, तो क्या कभी जैसे किसी का चलते-चलते बिज़नेस रुक गया है और उसमें लोग कहते हैं कि मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चलता था, किसी ने नज़र लगा दी, किसी ने काला जादू कर दिया मेरे ऊपर और मेरा बिज़नेस। तो क्या बार-बार पैसों की हानि हो जाना या फिर बा बिज़नेस में लॉस होना या घर में अचानक से किसी का बीमार हो जाना, क्या ये सब भी काला जादू की वज़ह से हो सकता है? काला जादू आर्थिक, मानसिक और शारीरिक 3 चीज़ों पर सबसे पहले इफ़ेक्ट डालता है और इसमें सबसे पहली जो चीज़ वो इफ़ेक्ट करता है, वो आपको कमज़ोर करता है। वो कमज़ोर किसी भी चीज़ से करेगा। अगर आपके दिमाग में ऑल द टाइम पैसा चल रहा है, तो वो आपको पैसों से मारना चालू करेगा। आपके डिज़ायर्स हैं, आपको अपनी लाइफ़ के अंदर लग्ज़री चाहिए, आपको नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, आपको अपने ऑफ़िस में बहुत बड़ा मकाम पाना है, आपको बहुत सक्सेस चाहिए, वो आपको वहीं से गिराना चालू करेगा। आप अपने लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आप अपने साथी से, अपने प्रेमी से, अपने पति से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, वो आपको आपके परिवार से तोड़ना चालू कर देगा। आप अपने पिता से बहुत प्रेम करती हैं, आप अपनी माँ से बहुत प्रेम करती हैं, आप अपने भाई, अपनी बहन, अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती हैं, वो आपकी उस चीज़ को सबसे पहले हर्ट करना चालू कर देगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी ब्लैक मैजिक किसी को प्रभावित करता है, वो इंसान को कमज़ोर करता है। वो कमज़ोरी आपकी क्या है उसको पता नहीं कैसे उस चीज़ का पता होता है, लेकिन वो उस चीज़ पर ही सबसे पहले अपना सबसे जिसे कहते हैं ना गहरा प्रभाव, प्रहार डालता है कि आपकी वो चीज़ टूटनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा खुद से प्यार करती हैं, तो वो आपको ही ऐसा बना देगा कि आपको अपने आप को देखना पसंद नहीं आएगा। उसका टारगेट ऐसा नहीं है कि वो सबसे पहले आपको पैसों से मारेगा, फिर आपके घर में बीमारियाँ करेगा, नहीं। आपकी कमज़ोरी क्या है, वो उसको पकड़ेगा। अब आपकी कमज़ोरी जो भी है ना, आप समझ लीजिए, सबसे पहले वो चीज़ खत्म होनी चालू हो जाती है। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिश्ता अच्छा था, जैसे रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि पति-पत्नी के बीच में अच्छा संबंध है या कोई थर्ड है, एक्स है, जो भी है इस तरीके के लोग, तो ऐसे लोग भी होते हैं जो रिश्ते को, तो क्या रिश्ते भी 2 लोगों के बीच के रिश्ते भी टूट सकते हैं? उच्चाटन होता है ना, उच्चाटन जो क्रिया होती है, वो 2 लोगों के बीच में ही की जाती है, दोनों को अलग करने के लिए। और जो हम कभी-कभी ट्रेन से जा रहे होते हैं या कहीं हम देखते हैं सड़क पे लिखा होता है, खोया प्यार पाने के लिए आप इस तांत्रिक से मिलें या फिर अगर प्यार वापस पाना चाहते हैं, मनचाहा पार्टनर चाहते हैं, तो ये सब जो चीज़ें साइड में लिखी होती हैं, लोग उसको पढ़ते हैं बहुत सारे लोग। तो क्या इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं कि अगर किसी ने तुड़वा दिया है और वापस से हमें सब ठीक करना है, तो क्या इस तरीके की रेमेडीज़ होती हैं? होती हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ तो 99.9% सब फर्जीवाड़ा ही होता है।
आपको या तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर बहुत ट्रस्ट होना चाहिए, या आप एक रेगुलर समय तक उस व्यक्ति के जीवन की चीज़ों को आप फ़ॉलो करिए कि क्या सच में वो कुछ करने के लिए अपने आप में वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एक महात्मा है या एक पंडित है या एक पुजारी है या एक ब्राह्मण है या एक ऐसा कोई तांत्रिक है, तो आप पहले देखिए कि क्या वो सच में अपने दिन की जो चीज़ें हैं, अपने जो नित्य कर्म हैं, अपनी जो पूजा है, वो अपने जो कर्म हैं, उनको वो उस तरीके से नियमबद्ध कर पा रहा है। ये खोया प्यार वापस करने वाले, ये लोग कभी आपके सामने नहीं आते। आप जब इन्हें फ़ोन करेंगे, हाँ बेटा ये करा है, इसने करा है, अच्छा ये हुआ है बच्चा तेरे, आज महामाई के दरबार में तेरी विनती लगेगी, आज 3 जोत जलेंगी। अगले दिन आपके पास फ़ोन आएगा, उसमें से 1 ज्योत ही जल रही है, 2 ज्योत बंद हो गई। तेरे ऊपर किसी ने बहुत गंदा कुछ करा है, इसको काटना पड़ेगा, काटने के लिए ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, पहले आप चेक करिए, क्या पता तंत्र का प्रभाव ही ना हो, आप ज़बरदस्ती उसे तंत्र में घुसा रहे हैं। क्या पता ग्रहों की स्थिति ऐसी हो जो वियोग दे रही हो। क्या सेपरेशन के लिए ग्रह भी तो ज़िम्मेदार होते हैं, जी। क्या पता वो ज़िम्मेदारी हो। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या वो एक्सपर्ट है उस काम के लिए, या बस हम इस जुनूनियत में होते हैं कि बस सामने वाला भगवान है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जब भगवान ही सब कुछ कर सकता है तो फिर भगवान की शरण में जाओ, ऐसे इंसानों की शरण में मत जाओ। यानी जब भी आप कभी ऐसी चीज़ें या आपसे कोई कहता है कि क्योंकि मैंने अक्सर बहुत जगह पे ऐसे लोगों से बात की है और वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करते हैं, तो पहले आप ट्रस्ट ना करें जैसा कि कहा त्रिशाला जी ने कि आप उनकी पहले आप चेक करें कि वो उनके डेली लाइफ क्या है, उनसे मिलने की भी कोशिश करें। एक और चीज़ जो मैं हमारी बातों से ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है, जैसे हमने प्यार की भी बात की कि रिश्ता तोड़ देते हैं लोग, बिज़नेस में नुकसान हो जाता है। तो ब्लैक मैजिक की नज़र का तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। क्या वैसे ही ब्लैक मैजिक जानने का तरीका है कि मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या घर में कोई या रिश्ते में देखिए, ब्लैक मैजिक हुआ है? बहुत माइनर डिफरेंस होता है नज़र, ब्लैक मैजिक और ग्रहों के प्रभाव का, बहुत माइनर। एकदम इतनी बारीक लाइन होती है कि ये सिर्फ एक्सपर्ट ही जान सकते हैं कि क्या आपके साथ में ये चीज़ें भेदने वाली हैं या नहीं हैं, है ना? तो वहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है एक्सपर्ट डॉक्टरों की, वहाँ ज़रूरत पड़ती है आपको ऐसे व्यक्ति की जो आपकी ये चीज़ों को पकड़ पाए। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। सेम सिम्पटम्स आपको नज़र में भी नज़र आएँगे और सेम सिम्पटम्स आपको काले जादू में भी नज़र आएँगे, तंत्र में भी नज़र आएँगे। सेम सिम्पटम्स आपको राहु से पीड़ित व्यक्ति में भी नज़र आएँगे। अब आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये एक एक्सपर्ट का काम है। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकती हूँ, जो हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। देखिए नेहा जी, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को सुना, बहुत सारे पॉडकास्टर्स को सुना जो ये पूछते हैं कि काला जादू होता है, तो ये कैसे पता चलता है? बहुत सारे लोगों ने अपने-अपने तरह की राय दी। हम लोग भी बहुत सारे तरीके, उपाय बताते हैं कि ये करिए तो आपको पता लगेगा कि है या नहीं है। काला जादू होगा सबसे पहले, तंत्र होगा, काला जादू होगा, नज़र होगा। वो व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति से विपरीत कार्य करने लगेगा। बहुत अगर शांत व्यक्ति है तो बहुत अग्रेसिव हो जाएगा। बहुत कम खाता होगा तो बहुत ज़्यादा खाना चालू कर देगा। बहुत ज़्यादा खाता होगा तो उसकी भूख एकदम खत्म हो जाएगी। बहुत बोलता होगा तो बहुत शांत हो जाएगा, बहुत शांत होगा तो बहुत बोलना चालू कर देगा। जैसा मैंने आपको बताया, वो स्थिर नहीं रह सकता, उसकी बॉडी लैंग्वेज स्थिर नहीं होगी। उसके हाथ चलेंगे, उसके पैर चलेंगे, उसकी आँखें चलेंगी, उसका मुँह चलेगा, उसका मस्तिष्क चलेगा। ऐसा व्यक्ति कब सोएगा, कब जागेगा आपको पता नहीं है। जो व्यक्ति बहुत नीट एंड क्लीन रहने में बिलीव करता था, ऐसा व्यक्ति 5-5, 6-6 दिन तक नहाएगा नहीं। उसको गंदगी पसंद आएगी, वो गंदगी में रहना पसंद करेगा। ऐसे व्यक्ति को सुगंध अच्छी नहीं लगेगी, बदबू अच्छी लगेगी। धार्मिक चीजों से ऐसा व्यक्ति अपने आप को कट ऑफ करेगा, अंधेरे में रहेगा, रोशनी उससे बर्दाश्त नहीं होगी। लाइट नहीं चाहिए ऐसे आदमी को, अंधेरा चाहिए अपने इर्द गिर्द। आप उससे कुछ बोल दीजिए, वो तुरंत हाइपर हो जाएगा। जवाब उसके आपको ऐसे होंगे कि आपको लगेगा ये तो अभी मुझे मार तक सकता है, ये इस स्थिति में। मानसिक स्थिति हिली हुई होगी, कुछ भी बोलेगा, मतलब उसके बोलने का कोई सेंस ही नहीं है, कोई प्रमाण ही नहीं है, बस बोलना है, बोलते चले जाओ, कुछ भी बोल लो। जब आपको लगने लगे कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर कुछ तो बदल रहा है, ये वो नहीं है जो ये था। एक माँ बहुत आराम से बता सकती है मेरा बेटा वो नहीं है जो था। एक पत्नी बता सकती है मेरा पति वो नहीं है जो था।
एक बेटी बता सकती है मेरा भाई वो नहीं है जो था, या मेरे पिता वो नहीं है जो था। बहुत अच्छी सुपर्ब कैलकुलेशन होती है एक फीमेल के अंदर। वो जरा सी चीजें बदलते ही, अरे आंख का इशारा बदलते ही बता देती है कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। इतनी कैलकुलेटिव्स होती हैं फीमेल्स, तो उनको समझ में आता है। अगर आपको ये बात समझ में आती है, आप सबसे पहले जो चीज उनको नहीं देंगी वो है मीठा। पीड़ित व्यक्ति को मीठा मत खिलाइए। मंदिरों के प्रसाद में मीठा मिलता है, हम मीठा ग्रहण करते हैं क्योंकि वो चीज हमारी एनर्जी को बढ़ाने का काम करती है। इनकी एनर्जी को मत बढ़ाइए, मीठा मत दीजिए। मीठा एनर्जी को बढ़ाता है। सबसे पहला काम पता है क्या करिए? मीठा देना बंद कर दीजिए। नमक ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाइए। उनको जो भी चीज दे रहे नमकीन दीजिए। नमकीन ज्यादा से ज्यादा यूज करिए ऐसे व्यक्ति के साथ। ऐसे व्यक्ति के कमरे में आप कैसे भी करके, ये आपके ऊपर है आप कैसे करोगे, कैसे भी करके आप गंगा जल का लगातार छिड़काव करते रहिए। अब ब्लिंकिट से या इधर उधर से मंगा के गंगा जल छिड़केंगे तो मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकती कि वो प्योर गंगा जल है भी या वो किसी आरओ से भरा हुआ पानी है। प्योर गंगा जल मंगाइए और वो गंगा जल छिड़कना चालू करिए, आपको इफेक्ट समझ में आएगा। सामने वाला अग्रेसिव होगा, उसको दिक्कत होगी, उसकी बॉडी में उसको परेशानी होगी, उसको ऐसा लगेगा 1000 कीड़े उसकी बॉडी में घूम रहे हैं। वो चिल्लाएगा, चीखेगा, आपको उल्टा सीधा बोलेगा, बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा। लेट हिम डू। इमोशनल मत होइए। इमोशनल होगा तो कोई डॉक्टर कभी किसी पेशेंट का ऑपरेशन करके उसकी जान नहीं बचा पाएगा। आपका लक्ष्य होना चाहिए उसको ठीक करने का। ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द सुगंध जलाइए, धूपबत्ती जलाइए, अगरबत्ती जलाइए। अगर उसे लाइट पसंद नहीं है तो उसके कमरे के बाहर दीपक रखिए, दीपक प्रज्वलित करिए, घंटी बजाइए, शंख बजाइए, आरती करिए, हनुमान चालीसा करिए। उसकी स्थितियां बदलेंगी, उसका अग्रेशन बढ़ेगा, बढ़ने दीजिए। आप उन चीजों को अवॉइड करिए। आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप किसी एक बीमार पेशेंट, कोई पेशेंट ये नहीं कहता आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आपको ये नहीं कहूंगी चलिए आप मुझे आइसक्रीम खिला दीजिए, मुझे नहीं खानी आइसक्रीम, मेरा ऑलरेडी गला इतना खराब है, मैं आइसक्रीम क्यों खाऊंगी, मैं चिल्ला दूंगी। चाय पिलाओ ना, आइसक्रीम क्यों? आप मेरे को मारना चाहती हो जो आप मुझे आइसक्रीम खिलाओगे? आप मुझे चाय पिलाओ, गरम गरम चीज पिलाओ ताकि मैं ठीक हो पाऊं। यही होगा। मेरा मन नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं वो काम नहीं करूंगी जो मेरा करने का मन नहीं है। आप कितना भी कहते रहिए मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकती। वो भी एक बीमार व्यक्ति है, उसे बीमार की तरह ही ट्रीट करिए। आप ये चाहे कि वो एक नॉर्मल बंदे की तरह या बंदी की तरह आपके साथ में बिहेव करे, नहीं होगा। उसके अंदर भी कुछ है जो बदल रहा है, उसके अंदर भी कुछ है जिससे वो स्वयं भी लड़ रहा है, तो उसका साथ दीजिए। आप उसे जाके कहेंगे गंगा जल पी ले बेटा, वो नहीं पिएगा गंगा जल। आपने ये तो बहुत अच्छी तरीके से बताया कि क्या-क्या चीज़ें हैं और इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा जब आप जानना चाहें कि कैसा असर होता है और क्या असर आपके या आपके आस-पास तो नहीं है। क्या 3 या 2-3 आप सिंपल डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बता सकती हैं, जो लोगों को हेल्प करें इन चीज़ों से दूर रहने में? हाँ, बिल्कुल। हनुमान चालीसा इंसान को ज़रूर पढ़ना चाहिए, सबसे पहला यही एक हमारे पास उपाय होता है। आप रोज़ नहीं जा सकते तो कम से कम मंदिर का 1 दिन का अपना नियम बनाइए हफ्ते में, जिस दिन आप नंगे पैर घर से मंदिर जाएँ और नंगे पैर आप जाकर मंदिर का फेरा लगा कर आएँ। डेली आप अपने घर में 5 मिनट का समय निकाल कर अपने घर में घी का दीपक प्रज्वलित करिए। आप नमः शिवाय का या ओम नमः शिवाय का या ओम ज़ूम सह का जाप ज़रूर करिए। तो ये कुछ आसान से मंत्र हैं जिनको चैंटिंग करनी होती है। बहुत सारे लोग रेमेडीज़ नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें नहीं करते। तो अगर आप वो उपाय जो पहले बताए गए हैं वो नहीं करना चाहते तो आप ये चैंटिंग कर सकते हैं। एक और चीज़ अभी बात करते-करते वो सवाल मुझे पहले पूछना था लेकिन वो मिस हो गया और बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम रोड पे कभी-कभी जा रहे होते हैं और अचानक से कोई चीज़ पड़ी होती है और हम उसको लाँघ देते हैं। जैसे कभी नींबू मिर्ची है या कभी कोई चीज़ है तो हमारी मम्मियों ने सिखाया कि कोई चीज़ इस तरीके की नहीं लाँघते। लेकिन अगर किसी का पैर चला जाए तो उसको क्या करना चाहिए? अगर आप एकदम से उसको क्रॉस कर गए हैं, तो पहली बात तो ये है कि आपको उस चीज़ को देखकर अपने मन के अंदर कोई किसी तरह का भय नहीं आना। ये चीज़ उस व्यक्ति के ऊपर सबसे ज़्यादा हावी होती है जिसके अंदर भय होता है। इसीलिए कहते हैं इंसान को भक्ति करनी चाहिए। क्यों? भक्ति बल देती है, ताकत देती है।
भक्त कभी कमजोर नहीं होता, कमजोर व्यक्ति पर ही ऐसी चीजें हावी होंगी। ठीक, तो आपको सबसे पहले तो उस चीज से डरना नहीं है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, अब क्या होगा मेरे साथ, अब कुछ गलत होगा, ये वहम ही मत पालो अपने मन में। ठीक है, 3 ताली बजाओ और बोलो कि जो चीज जहां की है वहीं चली जाए। इन चीजों का एक नियम होता है, या आपकी एक्सेप्टेंस के बिना आपके साथ नहीं आएंगी, या हम इंसान हैं जिनके कोई नियम कायदे नहीं है, इनकी दुनिया के अपने बहुत नियम कायदे हैं, या आपकी मर्जी के बिना आपके साथ नहीं आएंगी। 3 ताली बजाइए और इनसे कहिए कि जो चीज जहां की है वहीं चली जाए, मेरे साथ ना आए। अगर आपके पास उसी वक्त पानी है, आप कैरी करके चल रहे हो, हाथ में पानी है आपके साथ, तो आप उसी जगह के ऊपर वो पानी डाल दीजिए। अब ये मत देखिए कि वो मेरा पिया हुआ है, वो झूठा है, वो ऐसा है, वो वैसा, वो जैसा भी है उसी तुरंत उसे वहीं पर डाल दीजिए। आप वहां से, अगर आपको वहम हो रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई मेरे साथ, आप वहां से बाकी सारे काम छोड़ दीजिए, तुरंत मंदिर चले जाइए, भगवान की शरण में जाकर 2-5 मिनट बैठिए, अपने आराध्य का नाम लीजिए। आप किसी का भी कोई भी मंत्र का वहां पर बैठ के जाप करिए, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, गणेश चालीसा का आप वहां पर पाठ कर लीजिए, और अगर आप कर सकते हैं तो श्री राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कर लीजिए, हो गई आपकी रक्षा। तो शाला जी एक चीज़ और जानना चाहूँगी क्योंकि आजकल बहुत ही न्यूज़ आता है, रेप के मामले, क्राइम के मामले बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। कभी-कभी मन में ये आता है जब किसी विक्टिम की फैमिली को उसकी वीडियो देख लेता है इंसान या उसके बारे में पढ़ लेता है तो एक सवाल आता है कि अगर सच में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो क्यों हम इन चीज़ों से उनको नहीं सज़ा दे सकते? दे सकते हैं ना, आप न्यायाधीश वैसा बैठा दीजिए जिसे ऐसी सजा देनी आती है। मैंने अभी एक पॉडकास्ट में कहा था तो मुझे लोगों ने बड़ा वायरल कर दिया। अरे भैया वायरल मत करिए, अच्छी या बुरी राय मत दीजिए। आपको जब कोई खुलेआम चैलेंज करके ये बात कह रहा है कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो उसे अथॉरिटी दे दीजिए कि करो। हमारे भी हाथ बंधे हैं, हम भी नहीं कर सकते कुछ चीजें अपने आप से। लोगों ने कहा आप भी तो देश की नागरिक हैं, आप कर दीजिए। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मेरा करा लगेगा नहीं। जिसका करा लगेगा, या तो मुझे उस पद पे बैठा दीजिए, मुझे बना दीजिए 1 हफ्ते का पीएम, फिर देखिए होता है कि नहीं होता। नहीं होता तो मेरा गला काट दीजिएगा, और इससे बड़ी बात क्या बोलूं, मुझे फांसी पे टंगा दीजिएगा। नहीं हो तो या तो मुझे उस पोस्ट पे बैठाइए, या फिर उस पोस्ट पे जो बैठे हैं उनसे कहिए कि वो तरीके से उस कार्य को करें। हुआ ना। अब यही सेम बात मैं यहां पे कहती हूं, हमारी न्याय व्यवस्था तो ये कहती है ये सब चीजें होती ही नहीं। हमारी न्याय व्यवस्था तो ये कहती है ये सब अंधविश्वास है। तो जो व्यवस्था ये मान ही नहीं रही कि ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें काम करती हैं, क्यों नहीं भारत सरकार के अंदर ऐसे अच्छे लोगों को अपॉइंट करके रखा जाता जो ये क्रियाएं करना जानते हैं, जिनके पास ये विद्या है, जो इस विद्या से कर्म कर सकते हैं, और उन लोगों को भी वही मृत्यु तुल्य जीवन दे सकते हैं जिन्होंने किसी की जिंदगी को नरक बनाया, किसी के साथ इतना गलत घात किया। तो आप एक बात बताइए, अपनी पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी जीत, अपने शत्रुओं को मारने के लिए आप बगलामुखी पूजा कर सकते हैं, आप राजराजेश्वरी पूजा करवा सकते हैं, आप 10 महाविद्याओं का निरंतर पाठ करवाते हुए हवन करवा सकते हैं, आप अष्ट भैरव मंत्र जो है वो लगातार करते हुए साल भर पंडित बैठाकर आप उनका पूजन पाठ कराते चले जाते हैं, केवल इसलिए क्योंकि मैं जिस पद पे बैठा हूं वो पद मेरे हाथ से ना चला जाए। आप उस चीज पर बिलीव कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी जनता, अपने लोगों के लिए, अपने देश के नागरिकों के भले के लिए ऐसे लोगों को अपॉइंट नहीं कर सकते जो आपके लिए अच्छा कार्य करें। जब हमारे देश का एक भाग आया जहां पर हमारी एक जंग, छोटी सी ही सही, हमारी एक जंग चालू हुई, हमारी एक लड़ाई चालू जी। हुई, हमने अपने, हम जो कर सकते थे भारतीय होने के नाते, हमने अपने पूरे, हमारी जो टीम है हम ब्राह्मणों की, हमने वो इकट्ठा करी, और हमने उन सब लोग, हम तो जानते भी नहीं कौन है कौन नहीं है, हमने उनके नाम से उनको स्मरण करते हुए उनके बारे में कि प्रभु हम कर्म कर रहे हैं, देना है नहीं देना हमें नहीं पता, फल लगेगा नहीं लगेगा हमें नहीं पता, हम अपना कर्म कर रहे हैं, आप उन सबकी रक्षा करना, हम उनके नियमित ये कार्य कर रहे हैं, हम उनके लिए ये हवन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, महामृत्युंजय कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग वहां पर मरे नहीं, पर कुछ तो पुण्य उनको हमारा करा हुआ लगा होगा। 1%, 0.1%, 0.5% एफर्ट्स तो डाले। हमारे यहाँ कहाँ रखा गया है ऐसा कोई, कहाँ है हमारी सरकार के अंदर ये चीज।
ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि अगर आपको ज्योतिषियों समय मिले। को, नेहा जी, ज्योतिषियों को गलत कहा जाता है, इनके पास ये नहीं है, इन ज्योतिषियों को कुछ नहीं आता। अरे तो आप एक टीम गठित करिए ना, आप एक टीम बैठाइए और उस टीम का यही काम कर दीजिए कि वो अच्छे ज्योतिषियों को निकाले और सरकार द्वारा उनको प्रमाणित करे कि ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इनके पास सही में अच्छा ज्ञान है, ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप इनसे सेवा ले सकते हैं, आप इनके पास सेवा लेने जाइए। जब आपको पता है हमारे देश के अंदर हर कोई एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करता है, सबसे बड़ा सिस्टम आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी बना रखा है, सबसे बड़ा बिजनेस हब बना रखा है, सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है एस्ट्रोलॉजी आज की डेट में। लोग अपनी नौकरियां छोड़ छोड़कर एस्ट्रोलॉजी करने बैठ गए हैं, बड़े बड़े चलते हुए बिजनेस छोड़कर एस्ट्रोलॉजर्स बन गए हैं, एप्स खोल ली हैं अपनी, लाखों करोड़ों हजारों लाखों का पता नहीं कितनों का करोड़ों का काम कर रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, सरकार इस चीज में इनिशिएटिव क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं एक पैनल बनाता जिसके अंदर अच्छे ज्योतिषियों को बैठाता? क्यों नहीं इसको एक सरकारी संस्था बना देता कि ये सरकारी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इनका अच्छा बुरा जो भी है इसके लिए सरकार इनके साथ है और सरकार अपने नागरिकों को जो है इस चीज के लिए प्रमाणित करती है कि आप इनके पास जाएंगे तो सरकारी, ये सरकारी ही लोग हैं। लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजर्स बहुत महंगे, मुझे कहते हैं आपकी फीस बहुत ज्यादा है। भाई आप सरकार से कह दीजिए ना कि हमें कुछ सुविधाएं हैं जो हमें दे दे, हम वहां पे बैठकर काम करेंगे। सरकार को टैक्स भर रहे हो ना आप, सरकार को कहिए वो हमें हमारा एक नॉर्मल रूटीन पैसा दे दे। जैसे मंदिरों के अंदर आपने पंडितों को अपॉइंट कर रखा है जिसको सरकार पैसे देती है, सरकार उनकी सैलरी फिक्स रखती है उस मंदिर में, वो अपना कर्म कर रहे हैं, भगवान की सेवा करते हैं। वो आपसे जाने पर ये नहीं कहते 100 रुपए रख के जाओ, यहाँ 500 का नोट रखो तो तिलक लगाएंगे, 2000 रुपए चढ़ाओगे तो चुन्नी देंगे, नहीं करते ना। उनकी एक सैलरी फिक्स है, आप चाहे 100 चढ़ाएंगे तो भी, आप चाहे वहां 10,000 चढ़ाएंगे तो भी, वो अपना कर्म करेंगे जो उनको करने के लिए वहां पर बैठाया गया है। उसी तरीके से आप एक सरकार की एक ऐसी संगठन या एक ऐसी संस्था बना दीजिए जहां पर आप 500, 1000, 2000, 5000 एस्ट्रोलॉजर्स की एक सैलरी फिक्स कर दीजिए, सरकारी नौकरी के खाते में वो चीज जानी चाहिए। और अब आप जनता जनार्दन से कहिए कि ये एक ऑनलाइन हमने पैनल बना दिया जहां आप जाइए, एक मिनिमम पैसा आप वहां पर दीजिए, 100 रुपए फीस दीजिए, 500 रुपए फीस दीजिए और आप एस्ट्रोलॉजर से बात करिए। क्यों सरकार ये काम नहीं कर रही है? तो उम्मीद यही करते हैं कि जो आपने बातें कही हैं ये सरकार तक पहुंचे, ये उन लोगों तक पहुंचे जो मतलब इसका आप कोई नियम बना एस्ट्रोलॉजर्स को सके। गलत या गालियां देना या उनको बुरा कहना, ये एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, ये फलाना नहीं है, ये ढिमकाना नहीं है, उस अगर आपको लगता है कि मार्केट में इतना सब गलत हो रहा है और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जैसा एक बहुत अहम विषय जो है बर्बाद किया जा रहा है, ज्योतिष जैसी विद्या जो है जिसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा, दुरुपयोग हो रहा है और लोग इसको अपने मतलब के लिए इसको बदल रहे हैं, तो आप खत्म करिए ना ये चीजें। आप इनिशिएटिव लीजिए, आप आइए मार्केट के अंदर, आप सरकार से बात करिए, आप सरकार को एक अपील करिए कि आपको करना चाहिए। भाई आप जब देख रहे हैं कि घर घर में ज्योतिष माना जाता है, आज बच्चे की कुंडली मिलानी है तो ज्योतिष के पास जाएंगे, मुहूर्त निकलवाना है तो आप ज्योतिष से बात करेंगे, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही तो ज्योतिष चाहिए, लवर नहीं मिल रहा तो चाहिए, शादी टूट रही है तो चाहिए। तो जब आपको ज्योतिष चाहिए तो जिस तरीके से सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उस तरीके से आप एक केंद्र क्यों नहीं बना देते जहां पर सरकारी एस्ट्रोलॉजर्स भी हों? बहुत ही अच्छी बात। आज मुझे लगता है बाकी सारे एस्ट्रोलजर्स आपकी बात से बहुत खुश होंगे क्योंकि आपने उनकी भी तरफ से एक बात रखी है जो शायद उन लोगों तक पहुंचे जो इसके से जुड़ा हुआ कोई नियम बना सके या कुछ ऐसी सुविधाएं एस्ट्रोलजर्स को भी दे सके, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, तो एस्ट्रोलजर्स के क्योंकि लिए भी। नेहा पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जैसे मैं हूं, मैं 24 घंटे यही काम कर रही हूँ, मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे हस्बैंड यही काम करते हैं, हम लोग, हमारे घर के परिवार के लोगों के पास कोई और काम नहीं है, हमें यही काम करना आता है। हमारा कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला हुआ, हम कोई शोरूम नहीं खोल के बैठे, हम कोई साइड बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई कपड़े का स्टोर नहीं है, हमने कोई अपना ऐसा ऐप नहीं खोल रखा है जहां पर हम 50 एस्ट्रोलॉजर्स को बैठाकर और फिर वो कंसल्ट कर रहे हैं और उसका कमीशन हम खा रहे हैं। नहीं, हम खुद मेहनत कर रहे हैं। हम पॉडकास्ट में आपके साथ कर रही हूँ, मैं जब पॉडकास्ट करके यहाँ से जाऊंगी तो मेरे पास जो मुझसे कंसल्ट करने आएंगे मैं उनसे बात करूंगी, तो ये मेरा अपना एक काम है। लोगों को लगता है
मैं अच्छी एस्ट्रोलॉजर हूँ या नहीं हूँ, मैं सिर्फ पॉडकास्ट पर आकर बातें कर रही हूँ, मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है। तो आप एक पैनल बैठाइए ना ऐसा, जो मेरी नॉलेज को टेस्ट करे। आप ऐसे पैनल का गठन क्यों नहीं करते सरकारी तौर पर, जहां पर वो 10 लोग 12 लोग मिलकर ले हमारा एग्जाम और वो देखे कि नहीं, यू आर अ गुड एस्ट्रोलॉजर, अब आप हमारे द्वारा प्रमाणित है और आप हमारे द्वारा जो है हमारी संस्था के अंदर आप लोगों के भले के लिए, उद्धार के लिए काम कर सकते हैं। मैं तो तैयार हूं जी अपना टेस्ट देने के लिए, और मेरे को ऐसा लगता है जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सब तैयार होंगे ये टेस्ट देने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास ज्ञान है और इस ज्ञान से हम लोगों का भला कर सकते हैं। तो उम्मीद यही रहेगी कि बहुत जल्दी ऐसा कुछ, क्योंकि हाँ, बहुत सारे सवाल उठते हैं एस्ट्रोलजर्स पे, तो सरकार को भी एक नियम बनाना चाहिए। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो मांग हो रही है, जो आप भी कह रहे हैं और बहुत सारे और भी लोग कहते हैं कि कुछ एक गवर्नमेंट को कुछ एक रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए, तो जल्दी ही बनेगा। बाकी हमने आज बहुत सारी आपसे बातें की और मुझे ऐसा लगता है कि आज हमने बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन किया, चाहे वो काला जादू हो, चाहे वो नज़र हो, चाहे वो वशीकरण हो, बहुत बहुत अलग अलग टॉपिक पे बात की। आपने कुछ रेमेडीज भी दी हैं जो हर घर में कॉमन प्रॉब्लम होती है, उसको दूर करने में वो हेल्प करेंगे। जाने से पहले अगर आप कुछ बातें जो लोगों को शेयर करें ताकि उनकी लाइफ की को वो बेहतर बना सकें, कुछ ऐसी डेली रूटीन में वो शामिल करें, कुछ एक दो आदतें, तो वो आप ज़रूर बता दीजिए। देखिए नेहा, मैं सबसे पहले यही चीज़ कहना चाहूँगी आपके पैनल के माध्यम से, और जी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, और देश को जोड़ने का और हमारे देश के अंदर घर घर तक पहुँचने का जो सबसे पहला माध्यम बना वो आप ही का मीडिया का नाम था। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ज्योतिषी आपके जीवन में प्रकाश देने का काम करता है, आपकी लाइफ को बेहतर और अच्छा बनाने में सहयोग करता है। ये आपके जीवन की जो पाथ है जिस पर आप चलना चाहते हो उसको और स्मूथ और अच्छा बनाने में और कंफर्टेबल बनाने में आपको हमारी सहायता से, एक राय से आपके जीवन के अंदर वो चीज़ें मिलती हैं जिससे आप अपने जीवन में कठिनाइयों से निकलते हैं, परेशानियों से निकलते हैं, हर्डल्स से निकलते हैं, नेगेटिव टाइम से निकलते हैं, और जो चीज़ें आपको दिल को दुखा रही होती हैं, मन को परेशान कर रही होती है, पैसे की तंगी दे रही होती है, उन सब चीज़ों से राहत देने का, दवा देने का काम आपको ज्योतिष और ज्योतिषी करता है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप उन चीज़ों को मानेंगे, चलेंगे, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें उपाय मत करिए, अगर आपको नहीं ट्रस्ट है मत करिए, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें करिए। सूर्य को जल ज़रूर दीजिए, चंद्रमा की आप जो है परिक्रमा ज़रूर करिए, चंद्रमा की रोशनी में बैठकर थोड़ी देर मेडिटेशन ज़रूर करिए। सूर्य अच्छा होता है, चंद्रमा अच्छा होता है। गरीबों की सहायता करिए, इससे आपका शनि अच्छा होता है। बड़ों का, गुरु का, अपने से उम्र में बड़े लोगों का सम्मान करिए, इससे आपका गुरु अच्छा होता है। जब आप अपने का साथ काम करने वाले, अपने से नीचे काम करने वाले मज़दूर लोगों का, आपके यहाँ पर जो छोटे लोग हैं जिनकी कमाई शायद थोड़ी कम होगी लेकिन आपके लिए बहुत सहायक होते हैं, उनके बिना आपका कोई काम नहीं चल पाता, वो ना हो तो आपका टायर कोई नहीं बना पाएगा, वो ना हो तो आपके घर की सफाई कोई नहीं कर पाएगा, वो ना हो तो आप सब्जी नहीं खरीद कर ला पाएंगे, वो ना हो तो वो आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लोड नहीं होगा। उन लोगों के लिए अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो इससे आपका शनि अच्छा होता है। अपने घर, अपने परिवार, समाज, देश, दुनिया, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जब आप उनका सम्मान करते हैं, जब आप उनको अच्छी नज़र से देखते हैं, जब आप उनकी बॉडी शेपिंग पे बात नहीं करते, जब आप उनकी अच्छाइयों को बाहर निकाल कर उनको एक स्तर देते हैं, उनको एक रास्ता देते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं, तो ये आपके शुक्र को अच्छा करता है। जब आप किसी इंसान के अंदर दबी हुई उसकी परेशानियों को दूर करते हैं, उसका हाथ पकड़ लीजिए, उससे ये पूछिए क्या भाई तेरे साथ क्या दिक्कत है? आपके भी दोस्त होंगे, आपके भी घर में आपके भाई-बहन होंगे, कभी उनके साथ बैठिए, उनसे कहिए और बता क्या चल रहा है? कुछ परेशान कर रहा है? कोई चीज़ है जो तुझे दुःख दे रही है? कोई चीज़ है जिससे तू तकलीफ में है? सिर्फ़ इतना सा एक सवाल जो उसको सुकून दे जाए, उसको लगे कि हाँ, उसका कोई अपना है। जब आप ये काम करते हैं ना तो आपका मंगल बहुत अच्छा होता है। जब आप किसी से, कोई आपके सामने बैठा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। जब आप किसी के सामने बैठे हैं और कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपसे पूछ रहा है कि और भाई, हाँ क्या है? क्या करना है? नहीं, नहीं, नहीं। अरे! अच्छा, ओहो! तेरे को पता है तेरी नाक बहुत अच्छी है।
जब आप इस तरीके से किसी से बात करते हैं, जो आपकी बात उसके दिल तक उतर जाए, आपकी बात उसको सुकून दे जाए, तो इससे आपका बुद्ध अच्छा होता है। जब आप अपने इर्द-गिर्द रहने वालों का अपमान नहीं करते, कभी धर्म के खिलाफ नहीं जाते, धर्म सब होते हैं, हिंदू भी धर्म है, मुसलमान भी धर्म है, सिख भी धर्म है और ईसाई भी धर्म है। धर्म अपना सबका होता है। जिस तरह से हम हिंदू अपने धर्म से प्यार करते हैं, मुसलमान अपनों से करते हैं, सिख अपने से करते हैं और ईसाई अपने से करते हैं। उनके अपने रिचुअल्स हैं, अपने तरीके हैं। जब आप उनके सामने मुँह पर बैठकर उनको बुरा नहीं कहते, आप उनके धर्म को बुरा नहीं कहते। जब आप ये कहते हैं ठीक है भाई, तू जो कर रहा है, तेरा जन्म उसमें हुआ, वो तेरा प्रारब्ध है, तेरा कर्म है। तू अपना निभा, मैं अपना निभाता हूँ। जब आप सब धर्मों का सम्मान करते हैं, आप सब चीज़ों को सर पे रखते हैं, जब आप किसी भी गलत चीज़ को होते हुए स्वीकार नहीं कर पाते, जब आपके सामने किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो, तब आप चुप्पी नहीं लगा पाते, जब आप सत्य की राह पर चलते हैं, जब आप किसी के खिलाफ नहीं बोल पाते, जब आप किसी के बारे में गलत-गलत अफ़वाहें नहीं उठाते, किसी की चुगली नहीं करते, चोरी नहीं करते, गलत काम को पैसा कम समय में कमाने के लिए यूज़ नहीं करते, जब आप अपने जीवन को सात्विकता से चलाते हैं, तो आपके राहु केतु ठीक होते हैं। और बस मैं यही कहूँगी कि जब आपके ये 9 ग्रह सही होते हैं, तो ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं, आप पर आशीर्वाद देते हैं और आपके माँ-बाप, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद आपके जीवन को सँवार देता है। बहुत ही मुझे लगता है ये मोनोलॉग हो गया जो आपका लोग वायरल करेंगे। तो एक ही सांस में आपने जो सारे 9 ग्रहों को और लाइफ को ठीक करने के लिए छोटी-छोटी चीज़ें जो अपने जीवन में शामिल करके आप बदल सकते हैं। ज़रूर ये आप इसको अप्लाई कीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। बाकी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया तुषाला जी। धन्यवाद। आप आए, आपने बहुत सारी बातें लोगों को शेयर की। हमने बहुत सारे टॉपिक अभी रह गए हैं, तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप एक बार और हमारे पास आइएगा, तब तक लोगों के भी कुछ सवाल होंगे। आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमने कोशिश की, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी पे सवाल जो उठता है कि क्या एस्ट्रोलॉजी है, या फिर जो काला जादू हो गया या नज़र हो गया, हर चीज़ पे तो जो भी सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखिए। पार्ट 2 के लिए बातचीत हो चुकी है, तो ज़रूर आएँगे और आपके सवालों को शामिल करके और उसका जवाब भी हम यहाँ से लेंगे। तो फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी खास गेस्ट के साथ। तब तक खुश रहें, ख्याल रखें। नमस्कार।